नमस्कारम। आज अपन कक्षा 12 भूगोल के द्वितीय लेसन विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम जनजातियाँ क्या होती है। वैसे जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और ये आदिम ढंग से अपना जीवन यापन करती है। अब अपने देखते हैं, पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। लंबे काल में मनुष्य ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। तकनीक का विकास हुआ है जिससे तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। वैसे देखें तो आज भी विश्व के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम तरीके से पुराने ढंग से अपना जीवन यापन कर रही है। उनकी जीवन शैली में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार की जनजातियां अपने देखें तो विशेष रूप से ये शीत प्रदेशों में, जहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ़ जमी हुई है, घने जंगल है, उष्ण और शुष्क मरुस्थल है, घास के बड़े बड़े मैदान है, दुर्गम पहाड़ी प्रदेश है जहाँ पर जाना बहुत ही कठिन होता है, इन क्षेत्रों में ये निवास करती है। इनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इनका सामाजिक ढांचा अलग प्रकार का होता है। इनकी अपनी विशिष्ट परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, इनकी अपनी मान्यताएं होती है अलग प्रकार की। इन जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था का आधार यानी इनकम का स्रोत खाद्य संग्रहण करना, यानी खाद्यान्न संबंधी जो सामग्री जंगलों आदि में मिलती है उनका संग्रहण करना, ला करके बेचना, आखेट शिकार करना, अपनी जीविका चलाना, शिकार के माध्यम से घुमक्कड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम करके कार्य करना, घूमते रहना, पशुचारण, पशुओं को चरा करके अपनी जीविका चलाना, और आदिम ढंग की निर्वाहन कृषि, आदिम पुराने तरीके की कृषि। आज जिस प्रकार आधुनिक कृषि में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वैसा तरीका इनके पास अभी भी नहीं है। ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के मानव व वातावरण के संबंध की सूचक है। यानी प्राचीन काल का जो वातावरण था, मनुष्य रहा करता था, अभी भी ये जनजातियां आधुनिकता से परे है। प्राचीन समय जैसा वातावरण था, जैसा रहना था, उसी प्रकार ये भी अपना जीवन यापन वर्तमान समय में भी कर रही है, जो सोचने वाला बिंदु है। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की। ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है, कि वहाँ निवास करने वाली जनजातियाँ जैसे एस्किमो, सेमोयड्स, याकूत जनजाति। 2 नंबर विषुवत रेखीय सघन वनों की। अफ्रीका आदि में विषुवत रेखा के आसपास के एरिया जहाँ पर विषुवत रेखा के दोनों ओर वैसे अधिक वर्षा होती है और अधिक ही गर्मी पड़ती है, सघन वन है, वहाँ पर निवास करने वाली जनजातियाँ हैं पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति। उस समय शुष्क कालाहारी मरुस्थल की। कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका के अंदर है, जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ पर जनजाति निवास करने वाली है बुशमैन जनजाति। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों की। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है विषुवत रेखा के दोनों ओर, मसाई व बद्दू जनजाति। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो क्षेत्र है जहाँ इतनी बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती है, किर्गिज जनजाति। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा एवं अन्य जनजातियाँ। अपने इस अध्याय के अंदर विश्व की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं एस्किमो, बुशमैन और अपने भारत में निवास करने वाली भील एवं गोंड जनजातियों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम है एस्किमो। एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति
आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। आखेट, मछली पकड़ना व संग्रहण यानी भोज्य सामग्री आदि इकट्ठी करना एस्किमो की आजीविका का मुख्य आधार है। सर्वप्रथम एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में होता है। ये एस्किमो जनजाति की महिला का चित्र दिखाया गया है। ठंड अधिक पड़ती है इसलिए ठंड के अनुसार कपड़े पहन रखे हैं। अब अपने एस्किमो जनजाति की प्रजाति के बारे में बात करें तो एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। अब एस्किमो के शारीरिक बनावट के बारे में बात करते हैं। इनका चेहरा सपाट चौड़ा होता है, त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा, बाल भद्दे और काले होते हैं, कद मझला होता है, नाक इनकी चपटी होती है, आंखें गहरी कथई कलर में एवं तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी, मांस आदि खाते हैं इसलिए इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा तथा दांत सफ़ेद एवं मजबूत होते हैं। शरीर इनका हष्टपुष्ट व पुट्ठे मांसल होते हैं, मोटे होते हैं। इनके स्वभाव के बारे में बात करें तो ये घोर संकट काल में भी अपनी स्थिरता यानी डगमगाते नहीं है, कॉन्फिडेंस रखते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं और विवेक को अडिग बनाए रखते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अडिग रहते हैं और ये स्वभाव से सरल व हंसमुख प्रकृति के होते हैं, हंसमुख मिजाज के होते हैं, टेंशन कम लेते हैं। अब अपने बात करते हैं एस्किमो की निवास क्षेत्र, कहाँ निवास करती है जनजाति। एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश, जो आर्कटिक सागर है उसके चारों ओर का एरिया, इसमें सम्मिलित क्षेत्र है। अलास्का जो संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ से लेकर कर बेरिंग जल डमरू मध्य तक इनका विस्तार है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा एवं ग्रीनलैंड में एस्किमो, अलग अलग एरिया में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वहाँ पर निवास करने वालों को एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लेप्स तथा उत्तरी साइबेरिया में इनको सेमोयड्स, याकूत, चकची व तुंग नाम से जाना जाता है। मानचित्र 2.1 में इस जनजाति के निवास क्षेत्र को अपने देखते हैं। ये अलास्का, यहाँ के आसपास का जो एरिया है। इसी प्रकार ये जो लाल कलर में दिखा रखा है ग्रीनलैंड और कनाडा के किनारे, यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तापमान बहुत कम होने के कारण ठंड अधिक रहती है। बर्फीली यहाँ पर आंधियाँ चलती है। कम रोशनी युक्त कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो पिछले 10,000 वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। इस एरिया की ऋतुओं की बात करें तो यहाँ पर सर्दी की ऋतु, जाड़े की ऋतु बहुत लंबी और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। वार्षिक जो औसत तापमान की बात करें तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। पेड़ों का अभाव है, बर्फ की आंधियाँ चलती है, वर्षा भी बर्फ के रूप में, हिम के रूप में होती है। कहने को कहे तो कठोर जलवायु होती है बहुत अधिक। इनके कारण वनस्पति का अभाव रहता है, वनस्पति यहाँ पर नहीं पनपती है। केवल ग्रीष्म काल की जो अल्प अवधि होती है उसमें शैवाल, काई, लाइकेन आदि रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उग जाती है। ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, केरीबाऊ जिसको रेंडियर कहा जाता है, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि इस क्षेत्र के प्रमुख प्राणी जात है। समुद्र में सील, व्हेल बड़ी मछली होती है। कहा जाता है बल्ली व्हेल जो होती है वो तो 30 हाथियों के बराबर वजन होता है। ये व्हेल, वालरस, सीलोइन
जैसी विशालकाय मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती है। तो ये इनके निवास क्षेत्र, वहाँ के पर पाए जाने वाले पशु आदि। अब अपने बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। नंबर 1, आखेट यानी शिकार करना। एस्किमो के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है शिकार। ये शीतकाल और ग्रीष्म काल में विभिन्न विधियों से शिकार करते हैं। सर्वप्रथम शीतकालीन आखेट। इस ऋतु में एस्किमो समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। किस मछली का शिकार करते हैं? सील। जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है, तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। यानी एस्किमो छेद करके एक हड्डी रख देते हैं। ऊपर धरातल के ऊपर बर्फ जमी होती है, समुद्र के ऊपर, वाटर के ऊपर, तो नीचे मछली आती है तो एक हड्डी रख दी जाती है छेद करके उस बर्फ में। तो वो हड्डी, मछली जैसे नीचे आती है वो हड्डी हिल जाती है और एस्किमो अपने हथियार जिसका नाम है हार्पून, उससे सील मछली का शिकार करते हैं। इसे कहा जाता है माउपाक। यानी छिद्र में हड्डी रखी हुई होती है, जैसे ही मछली आती है नीचे हड्डी हिल जाती है तो एस्किमो हार्पून से उस मछली का शिकार कर लेते हैं। वैसे माउपाक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, वेटिंग करना, इंतजार करना। शिकार की दूसरी विधि है इतुरपाक, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को चारा डाल करके बुलाता है तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है, यानी ये सील मछली का उपयोग बताया जा रहा है। सील मछली खाने के काम में आती है, इसके अलावा जलाने के लिए ईंधन भी देती है। सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत व अधिक देर तक जलती है, ये विशेषता है। और ताप भी अधिक देती है, गर्मी अधिक देती है। चित्र 2.1 में महिला द्वारा माउपाक विधि से और चित्र 2.2 में हार्पून से खुले समुद्र में बसंतकालीन आखेट को समझ सकते हैं। 2.2 कयाक और हार्पून से एस्किमो द्वारा मछली का शिकार। कयाक ये चमड़े की बनी हुई छोटी नाव होती है और हार्पून जो भालेनुमा हथियार ले रखा है जिसके द्वारा शिकार किया जाता है। अब अपने बसंतकालीन आखेट की बात करते हैं। मार्च में बसंत ऋतु आती है। उस समय मार्च में सील मछलियां श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है और उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक कहते हैं। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक कहा जाता है। ये शिकारी कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं। किससे शिकार करते हैं? शिकारी कुत्तों के माध्यम से। जब मछलियां आकर के ऊपर धूप सेक रही होती है उस समय शिकारी कुत्तों के माध्यम से। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कयाक एक चमड़े की बनी हुई नाव होती है, जैसा कि पूर्व में उस महिला के द्वारा काम में लिया जा रहा है। ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग केरिबो बारहसिंगा का धनुष बाण से शिकार करते हैं। खरगोश, बत्तख व चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से फेंक कर करते हैं। यानी जैसे हल्के पक्षी है तो हल्के भाले से शिकार किया जा सकता है। रेनडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड भी है। इंपॉर्टेंट है, रेनडियर जो बर्फ की बनी हुई गाड़ी होती है उसको भी खींचते हैं। ये सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड होता है, यानी जिसके पास रेनडियर है तो उसका दर्जा कुछ उच्च माना जाता है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्व है। सील से खाने के लिए मांस, सील मछली के उपयोग बताए जा रहे हैं यहाँ। सील से खाने के लिए मांस प्राप्त होता है, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन के लिए चर्बी, सलेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियाँ तथा धागे के रूप में तौंत प्राप्त होती है। कहने का अर्थ है कि सील के से प्राप्त हर चीज का उपयोग ले लिया जाता है। तो सील मछली के क्या क्या उपयोग लिए जाते हैं ये पूछा जा सकता है। भोजन,
कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है। कच्चे मांस को खाना। भोजन का जो स्रोत है सील, व्हेल, सी लोइन है। छोटी मछलियों व स्थलीय जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। ये इनके प्रमुख भोजन है। अब अपने वस्त्रों की बात करते हैं। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म एवं हल्के होते हैं। ये विशेषता बताई जा रही है कि कैरिबो की खाल के वस्त्र सील मछली की खाल की अपेक्षा ज़्यादा गर्म रहते हैं और हल्के भी होते हैं। दोनों बेनिफिट है। ध्रुवीय भालू के समूर बालों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती है। स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। एस्किमो जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र, जिसे तीमिया कहते हैं, पहनते हैं। तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहाक कहते हैं। तीमियाक के ऊपर जो पहना जाता है उस कपड़े को अनोहाक कहते हैं। सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। सील की खाल से बने हुए जूते होते हैं, उनको कार्मिक या मुकलुक्स कहा जाता है। अब अपने एस्किमो के निवास गृह के बारे में बात करते हैं। वहाँ पर इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों और खालों से बने होते हैं। शीतकाल के अंदर बर्फ के बने मकान को इग्लू कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। 5 से 6 फीट भूमिगत होता है अंदर एवं 2 से 3 फीट ऊपर उठा लकड़ी और व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। बर्फ के मकान को तो इग्लू कहा जाता है तथा 5 से 6 फीट भूमिगत और 2-3 फीट ऊपर उठे लकड़ी और व्हेल की हड्डियों का जो ढांचे से बना हुआ मकान है उसको कर्मक, इंपॉर्टेंट है, कर्मक कहते हैं। इस चित्र में एस्किमो जनजाति के अस्थायी आवास दर्शाए गए हैं, जो कुछ समय के लिए, जब ये शिकार आदि के लिए किसी स्थान विशेष पर जाते हैं तो कुछ समय के लिए जो बनाए जाते हैं। इसका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू में रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर तंबू दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो इग्लू हो गया जो बर्फ से बना हुआ घर होता है, एक हो गया 5-6 फीट भूमिगत और 2-3 फीट ऊपर उठा लकड़ी और व्हेल जो मछली होती है उसकी हड्डियों के ढांचे से बना मकान, उसको कर्मक कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है और ग्रीष्म काल के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू में रहते हैं। अब अपने इनके यंत्र एवं उपकरणों के बारे में बात करते हैं। कयाक, जिसे आपने पूर्व में भी पढ़ा है। कयाक चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव जो 5 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर चौड़ी होती है। ऊमियाक, बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है, यानी बड़ी मछली के शिकार में बड़ी नाव का उपयोग होता है, उस नाव को कहा जाता है ऊमियाक। अब हार्पून, सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 मीटर से 1.5 मीटर लंबा भाला नुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है। जैसा पूर्व में अपने देखा था, कयाक पर बैठी हुई एस्किमो महिला अपने हार्पून अपने हाथ में ले रखा था। स्लेज, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी, इंपॉर्टेंट है। स्लेज किसे कहते हैं? बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी, जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। ये स्लेज गाड़ी वालरस की हड्डियों से बनी होती है। 2.5 में दिखाया गया है। ये स्लेज गाड़ी है, रेंडियर आदि खींच रहे हैं। इसमें पहिए नहीं होते हैं, पहिए विहीन होती है। अब अपने बात करते हैं इनके समाज एवं संस्कृति के बारे में। ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं, यानी बड़े समूह के अंदर नहीं रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, यानी शिकार के लिए जाना ही पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। इनके जीवन जीने का तरीका पुराना होता है, आधुनिक जीवन की जो तड़क भड़क है उससे दूर है, सुविधाएं नहीं है। पितृवंशीय समाज है, यानी पिता के अनुसार वंश चलता है या पिता के नाम को विशेष महत्व दिया जाता है। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते हैं।
ग्रीष्म काल में कई उत्सव व समारोह मनाए जाते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर यानी जब ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसमें ये समारोह है, उत्सव मनाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोनों में भी विश्वास रखते हैं। जादू टोने जैसा कि पुरानी सोच है, अंधविश्वास है, इनमें ये विश्वास रखते हैं क्योंकि इनका आधुनिक संस्कृति से अभी तक इतना संपर्क नहीं हुआ है। इम्पोर्टेंट है एस्किमो की भाषा, जिसे एल्यूट कहा जाता है। एस्किमो जो भाषा बोलते हैं उसका नाम है एल्यूट। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, भोजन की कमी होती है, तो उस समय बूढ़े और शक्तिहीन जो व्यक्ति होते हैं वो आत्महत्या करते हैं। अब है वातावरण समायोजन, वातावरण एनवायरनमेंट का एडजस्टमेंट बिठाना। एस्किमो जनजाति में वातावरण समायोजन की दक्षता अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। यानी वैसे अनुकूलन हो जाता है प्रकृति में, या प्रकृति जिस प्रकार के वातावरण में मनुष्य आदि रहता है उसके साथ में उसका अनुकूलन हो जाता है। एस्किमो हिम का ही प्रयोग कर हिम निवास इग्लू बनाते हैं, यानी बर्फ से घर बनाते हैं जिसको इग्लू कहा जाता है। जैसा आपने पूर्व में पढ़ा है, सलेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। हिम झंझाओं बर्फीले तूफान भी आते हैं तथा हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आँखों को बचाने के लिए आँख कवच का उपयोग करते हैं। यानी बर्फ के ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती है, तो जो चमक प्रकाश आँखों पर पड़ता है, आँखों को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ये आँख कवच का उपयोग करते हैं। अब अपने आगे पढ़ रहे हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क। धीरे धीरे समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है कुछ। एकाकी ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपियन एवं अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा है। यानी यूरोपियन कंट्रियों, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि और अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा है। अब ये लोग आग्नेय अस्त्रों, बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे हैं। कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव व स्लेज के स्थान पर स्नो यानी बर्फ स्कूटर, बर्फ के ऊपर चलने वाला स्कूटर, इनका प्रयोग बढ़ा है। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है। फर, समूर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने से उनके पहनावे व रहन सहन की विधियों में भी बदलाव आया है। यानी इनको बेच करके जो इनकम हो रही है, इससे इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। रहन सहन की जो विधियां हैं उसमें बदलाव कर रहे हैं पैसे प्राप्त होने से। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने एवं भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा एवं अलास्का में निरंतर बढ़ रही है। इनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी ज़्यादा जनसंख्या होगी तो तटीय क्षेत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ना ही है। संभव है कि 21वीं शताब्दी में एस्किमो का जनजातीय प्रवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाए। यानी समय के साथ साथ इनका भी आधुनिक संस्कृति से संपर्क हो रहा है तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बदल जाएगा, इनके काम करने के तरीके भी बदल जाएंगे, तो वहाँ का जो परिवेश है वो पूर्ण रूप से बदल जाएगा, ऐसा संभावना है। धन्यवाद।